हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके एग्जाम के लिए दैट इज मई 2022 वालों के लिए आईसीआई ने अपलोड कर दिया है अपना रिवीजन टेस्ट पेपर, दैट इज योर आरटीपीस। ठीक है। अब आरटीपी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका वेट करते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आरटीपी में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। हमेशा कभी भी ऐसा मत सोचना कि आरटीपी में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। आरटीपी उस चीज के लिए नहीं है कि आपके क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हो जाए। आरटीपी आपके रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए। और आरटीपी में जो क्वेश्चंस आईसीआई जनरली कवर करता है, पिछले 5-6 साल से ट्रेंड में देखे जा रहा हूँ, पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट से, तो इसमें आईसीआई ज्यादातर क्वेश्चन जो कवर करता है वो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आए हैं उस पे क्वेश्चन कवर करता है। तो इस वाली आरटीपी में भी आईसीआई ने वही किया है। ठीक है। तो ये आरटीपी डिस्कशन करने का मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग दिस आरटीपी विथ यू ऑल, दैट इज कि इस आरटीपी में दो किस्म के क्वेश्चन है। एक जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में भी दो कैटेगरी है, एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और एक इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में भी दो कैटेगरी है। ठीक है। एक केस स्टडी बेस्ड और एक इंडिविजुअल एमसीक्यूज। और दूसरा पार्ट जो इस पर्टिकुलर आरटीपी का है उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर आरटीपी के डिस्कशन में क्या होगा, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं शुरुआत में ही। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप अपना समय किसी और चीज में भी लगा सकते हो, कोई और सब्जेक्ट रिवाइज करने में, ठीक है, या कोई और चीज पढ़ने में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस आरटीपी का, मैंने एकदम जो जरूरी चीज है बस वही यहाँ पर करने वाला हूँ। और जरूरी चीज क्या है आपके लिए, जैसे कि मैंने बोला आपको यहाँ पर दो किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने। ऐसे क्वेश्चन बनाए कि बैठ के खुद से करो तो आपको एक एक घंटा लग जाएगा उसकी रीजनिंग समझने में कि ये आंसर का ये रीजनिंग क्यों है भाई। हमको कोई बता दे भाई कि इसका ये रीजनिंग क्यों है। बहुत ही बढ़िया आंसर बनाया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो जो एमसीक्यूज है उसका इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको सिर्फ आंसर बता देता है कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है। रीजनिंग नहीं देता इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि मैं पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट से आप लोगों के लिए आरटीपी के वीडियोस लाते जा रहा हूं, तो इस अटेम्प्ट में भी लाऊंगा, आगे भी लाऊंगा। ठीक है। तो उसी तरीके से आज के लेक्चर में हमारा आरटीपी लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आरटीपी के डिस्कशन में मैं आपको बस एमसीक्यू की रीजनिंग बताने वाला हूँ। हर एक एमसीक्यू की क्या रीजनिंग है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये आरटीपी सॉल्व करने के पहले, ये आरटीपी सॉल्व करने के पहले पहले आप ये चीज देख लो प्लीज। उसके पहले आप आरटीपी सॉल्व करने के लिए मत आना। क्या चीज है सर, मैंने एक लेक्चर डाला हूं ऑन एक्स्ट्रा रूल्स, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन, एक्स्ट्रा सर्कुलर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर्ड इन द लेटेस्ट आईसीआई मटेरियल। आपके आईसीआई मटेरियल में क्या क्या एक्स्ट्रा कवर किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत अच्छे, कुछ बहुत अच्छे सर्कुलर्स हैं, कुछ रूल्स है जो इंस्टीट्यूट ने कवर किया है आपके स्टडी मटेरियल में। जब हम बैच कर रहे थे तब वो रूल्स नहीं आए थे, आगे जाकर आए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको करवाना। तो कुछ 3.5 घंटे का लेक्चर है, वो आप जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। और उस लेक्चर में से बहुत कुछ एग्जाम में आ सकता है, ये चीज दिमाग में रखना। वन लास्ट थिंग, दो लास्ट चीजें। पहली चीज, एग्जाम में क्या रेलेवेंट है सर, हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 रेलेवेंट है, जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हो। साथ साथ में 31 अक्टूबर तक के सर्कुलर नोटिफिकेशन रेलेवेंट है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो आपने अपनी क्लास के अंदर फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से सारे अमेंडमेंट्स पढ़े। सेकेंडली, आपने अपनी क्लास के अंदर फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से अमेंडमेंट तो पढ़ी है, साथ साथ में आपने 31 अक्टूबर तक के जो एक्स्ट्रा सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है, रूल्स है, वो भी इस यूट्यूब लेक्चर के थ्रू कर लिया है। अगर वो नहीं किया है तो यहाँ आओ ही मत, पहले वो कर लो और फिर यहाँ आना, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं समझ में आने वाला है। पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने एक हफ्ते या 10 दिन पहले डाला था, तो चेक कर लो आप लोग। लास्ट चीज, जैसे कि मैंने बोला ये पूरे आरटीपी में दो किस्म के डिस्कशन है, एक एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वो भी सारे अमेंडमेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। मैं उस पर इसलिए डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि उसका आपको कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट आंसरिंग विद नोट्स एक्सेट्रा आईसीआई ने ऑलरेडी दिया है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आरटीपी को पहले आपको खुद को करना चाहिए। और अगर आपको अगर कोई डाउट आता है कि इसका आंसर कैसे आया, तो आप आरटीपी में आके प्रोफेसर को पूछो। इसलिए मैं यहाँ पर एमसीक्यू की रीजनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आपके आरटीपी के सोल्यूशन में एमसीक्यू की रीजनिंग नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है वहां जाकर देख लो। ठीक है। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस सिनेरियो, व्हिच इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी दैट आई हैव एवर सीन, एंड इट इज 100% डिपेंडेंट ऑन दिस यूट्यूब लेक्चर व्हिच आई हैव अपलोडेड लास्ट वीक। इंस्टीट्यूट का आरटीपी आने के पहले अपलोड किया था मैंने। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है। केस सिनेरियो 1, मिस्टर प्रेम इज अ पार्टनर इन टू फर्म्स एक्स एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी दिल्ली। एक्स एंड कंपनी मुंबई में है, वाई एंड कंपनी दिल्ली में। चलो ठीक है। X and company has 4 partners, including Prem, who share profits and losses equally. Mr. Prem resigned from X and company on 1/4/2021. चलो ठीक है। On the said date, the capital balance of each of the partners stood at 32 lakhs. तो कितने पार्टनर है टोटल? 4 पार्टनर है X and company में। In order to settle the dues of Mr. Prem, the firm revalues its land for the first time since the purchase.
The valuer also valued self-generated goodwill at 70 lakhs. The firm has the following capital asset, whose details are as follows. फर्म के पास ये 4 कैपिटल एसेट है. पुणे में एक लैंड है, नागपुर में एक लैंड है, मुंबई में एक लैंड है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. ठीक है. उसके बाद इन अप्रैल 2021 एक्सन कंपनी, दैट इज द फर्स्ट फर्म, पहला फर्म, गेव लैंड एट नागपुर एंड 15 लाख रुपीज टू मिस्टर प्रेम टू सेटल हिज अकाउंट बैलेंस. ठीक है. द फर्म, अब दूसरे फर्म के बारे में भाषण पढ़ लेते. पहले पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना चाहिए इंसान को. द फर्म वाई एंड कंपनी डिसॉल्व्ड ऑन 1st of March 2022 and distributed its land at Chandigarh, Mohali and Gurgaon on the same date to its 3 partners, Prem, Akshay and Arav, respectively, who were sharing profits and losses equally. The particulars of these lands are given below. Land at Chandigarh given to Prem, land and Mohali given to Akshay, land at Gurgaon given to Arav. और उनका डेट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, दैट इज बुक वैल्यू और वैल्यूएशन एज पर रूल 11U. In addition, Prem and Akshay were given money of 8 lakhs and 11 lakhs respectively on 1st of March 2022. अलग अलग सालों का आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलेगा और इस क्वेश्चन के बेस पर आपको आगे के 5 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5. बिलीव मी, ये सारे के सारे एमसीक्यूज ऑनेस्टली बोलूं मैं, ये जो वीडियो था ना उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिया था. ठीक है. ये उसी का रेप्लिका अभी मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. ठीक है. लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप खुद सॉल्व करना और फिर बाद में मेरी तरफ आना. ठीक है. आप डायरेक्टली देख लोगे तो कोई मजा नहीं बचेगा इस आरटीपी में. नाउ पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू. जस्ट वेट. नाउ पे अटेंशन प्लीज. बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो सभी लोग. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल अंडर 9B इन द हैंड्स ऑफ एक्स एन कंपनी एंड वाई एन कंपनी. 9B कब अट्रैक्ट होता है? याद करो. 9B तब अट्रैक्ट होता है जब फर्म अपने पार्टनर को डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन में से किसी भी एक सिचुएशन में, एक इवेंट में अपने फर्म को या तो स्टॉक इन ट्रेड देता है या असेट देता है. तो 9B अट्रैक्ट होता है फर्म के हाथ में. ठीक है. स्टॉक इन ट्रेड देगा तो पीजीबीपी और अगर कैपिटल असेट देगा तो कैपिटल गेन्स. ठीक है. तो 9B अट्रैक्ट हो रहा है. हो रहा है. कैसे अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि फर्म अपने पार्टनर को क्या दे रहा है? एक्स एन कंपनी अपने पार्टनर को क्या दे रहा है? एक्स एन कंपनी अपने पार्टनर को पैसा दे रहा है. पैसा 9B में नहीं आता है, लैंड आता है. हाँ, लैंड दे रहा है. कौन सी वाली? नागपुर वाली. कितने में खरीदा था? 25.4 लाख में खरीदा था. 25.4 लाख में लैंड खरीदा था. ठीक है. और उसकी आज की एफएमवी कितनी है? 45 लाख. तो एक्स एन कंपनी का कैपिटल गेन्स कितना आएगा देख लो जरा. एक्स एन कंपनी का कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन क्या लिखोगे? एफएमवी ऑफ द लैंड माइनस कॉस्ट ऑफ क्या एक्विजिशन क्या लिखोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एफएमवी ऑफ लैंड कितना है आज की तारीख में? 45 लाख. बराबर. अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा देख लो. 25,40,000 रुपए का लैंड है. ठीक है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी खरीदा था? 15-16 और ये ट्रांसफर कभी कर रहा है? 21-22 में. तो 25,40,000 इंटू करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है? 317 डिवाइडेड बाय 15-16 का इंडेक्सेशन कितना है वो नीचे चेक करना पड़ेगा क्योंकि लैंड 15-16 में खरीदी गई है. 15-16 का इंडेक्सेशन 254 डिवाइड बाय 254. चलो कैलकुलेशन करते हैं. आपके सामने करूंगा मैं सब कुछ. $25,40,000 into 317 divided by 254. This will come to 31,70,000 minus 45 lakhs. तो आ गया कितना? 13,30,000 रुपए. ये एक्सन कंपनी को सेक्शन 9B के हिसाब से कैपिटल गेन्स लगने वाला है. एक्सन कंपनी. उसी तरीके से अब आप लोग क्या कर सकते हो? वाई एन कंपनी का जरा आंसर निकालो. चलो बताओ वाई एन कंपनी को क्या लगे. वाई एन कंपनी इतना आसान नहीं है. ठीक है. मतलब आसान ही है, थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं. वाई एन कंपनी में क्या दिक्कत होगी मालूम? वाई एन कंपनी ने, एक्सन कंपनी ने सिर्फ एक ही एसेट अपने पार्टनर को दिया है, लेकिन वाई एन कंपनी ने तीनों एसेट अपने पार्टनर को दे दिया है. चेक करो. वाई एन कंपनी डिसॉल्व्ड ऑन 1st of March 2022. क्या डिसोल्यूशन पे 9B अट्रैक्ट होता है? यस. 9B अट्रैक्ट डिसोल्यूशन पे भी होता है और 9B अट्रैक्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन पे भी होता है. सो फर्म वाई एन कंपनी डिसॉल्व्ड ऑन 1st March 2022. डिसॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स लैंड एट चंडीगढ़ की लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मोहाली की लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड़गांव की लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब डिसोल्यूशन हो रहा है तो सब कुछ ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना. एक हाथ से थोड़ी काम चलेगा. रिकॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है आप उसको लैंड दे रहे हो, लेकिन डिसोल्यूशन में तो सारे छोड़ के जा रहे हैं, सबको अपना अपना शेयर मिलेगा. तो फर्म को तीनों लैंड के ऊपर क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन्स. देयरफॉर तीनों लैंड का मिलाकर सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ये तीनों मिलाकर सेल कंसिडरेशन 191. और फिर इंडिविजुअली तीनों का अपने को क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा
क्योंकि तीनों के तीनों 24 मंथ से ज्यादा पुरानी है, तो तीनों के तीनों लॉन्ग टर्म हो जाएगा। Therefore दिस एंड दिस, ये तीनों का मैं जब इंडेक्स कॉस्ट निकालूंगा नीचे इंडेक्सेशन लेकर, तो पहले वाले का 31.7 लाख इंडेक्स कॉस्ट आएगा, दूसरे वाले का 19.02 इंडेक्स आएगा, और तीसरे वाले का 31.7 इंडेक्स कॉस्ट आएगा। इंडेक्सेशन कैसे निकालने का वो मत पूछो, 18.4 लाख इंटू 2011-12 का इंडेक्स, सॉरी 2021-22 का इंडेक्सेशन, दैट इज 317 डिवाइड बाय 2011-12 का इंडेक्सेशन जो नीचे दिया है, 11-12 का कितना है 167। ठीक है, उसी तरीके से 15.24 सेकंड ईयर का सेकंड लैंड का कॉस्ट है, जो मोहाली जो अक्षय को दे रहे हो आप, मल्टीप्लाई बाय 2021-22 दैट इज 317 डिवाइड बाय 15-16। उस तरीके से तीनों साल का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां निकाल के रखा हूं मैंने 82.42। तो ये आपका हो गया इंडेक्स कॉस्ट, और ये आपका हो गया सेल कंसिडरेशन, क्योंकि 9B के अंदर सेल कंसिडरेशन क्या होता है, एफएमवी ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड, वही सेल कंसिडरेशन होता है। Therefore this minus this will come to 108 something something which is this, and therefore the answer to first one is A। X के हाथ में कैपिटल गेन्स कितना लगेगा 13,30,000, और Y के हाथ में कैपिटल गेन्स कितना लगेगा 108,58। ये मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन करके बता दिया, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये कैसे आया कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन यहां दिखेगा आपको, यहाँ ये दोनों का डिफरेंस इज 108 पॉइंट, जो भी आता है वो एक्जैक्टली यही अमाउंट आएगा 108.58। वो लैक्स में कर दो, उसको चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का एमसीक्यू है, दिमाग घुमाने वाला एमसीक्यू है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना। लेकिन ये एग्जैक्टली चीज मैंने आपको लास्ट वीक के यूट्यूब लेक्चर में सब कुछ करवाया था, आप अगर उसको गौर से देखो तो। व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 45(4) इन द हैंड्स ऑफ एक्सन कंपनी फॉर AY 22-23? तो एक्सन कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन्स कितना होगा, ठीक है, ये पता लगाना है। 45(4) में, 9B में ही, 9B हो गया, अब 45(4). अब 45(4) में कैपिटल गेन्स कैसे लगेगा, इसके ऊपर सीबीडी ने लंबा चौड़ा सर्कुलर दिया है, रूल भी बनाया, सब दिया है, ठीक है। उसी के हिसाब से अपने को आंसर निकालना है, अपन वही करने वाले, कुछ नया नहीं। 45(4) कब अट्रैक्ट होता है, जब एक फर्म अपने पार्टनर को कोई कैपिटल एसेट देती है या पैसा देती है, दोनों कवर्ड है, तो एक फॉर्मूले के हिसाब से उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर आपको पूरा सर्कुलर के हिसाब से अब काम करना है। अब सर्कुलर क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं फर्म अपने पार्टनर को क्या दे रहा है, ठीक है। फर्म अपने पार्टनर को दो चीज दे रहा है, कौन सी दो चीज दे रहा है, एक लैंड दे रहा है नागपुर की बराबर से, और एक 15 लाख रुपए का कैश दे रहा है, ठीक है। ये दोनों टोटल होगा, और उसमें से कंपेयर होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डिफरेंशियल अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, कैपिटल गेन्स। लेकिन एक प्रोसेस के हिसाब से, एक प्रोसीजर के हिसाब से, जैसा सीबीडीटी ने उस सर्कुलर में बोला है, इनफैक्ट सर्कुलर भी नहीं बोल सकते उसको, एक गाइडेंस नोट बोल सकते हो, पूरा रोड मैप बताया सर्कुलर सीबीडीटी ने कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। वो 3 पार्टनर का जो कैलकुलेशन अपन ने किया था ABC। तो अब सर क्या करें हम इसको, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले मैं जो ऑर्डर बता रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको काम करना पड़ेगा। 45(4) में कैलकुलेशन कैसे होगा, बोर्ड पे देखो, मैंने पूरा डिस्कशन अपने हाथों से लिख के रखा हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैंने उस पर्टिकुलर लेक्चर में किया था। 45(4) में एक्सन कंपनी के हाथ में कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, कितना कैपिटल गेन्स माना जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। फर्म अपने पार्टनर को क्या दे रही है, फर्म अपने पार्टनर को अब पैसा दे रही है, और फर्म अपने पार्टनर को क्या दे रही है, पैसे के साथ साथ कुछ लैंड भी दे रही है, ठीक है। अब लैंड की बात करते हैं, लैंड की बुक वैल्यू कितनी है जो फर्म अपने पार्टनर को दे रही है, 25.4 लाख। कहां से आया सर, यहां देख लो, ये वाली लैंड दे रही है ना फर्म अपने पार्टनर को, लैंड एट नागपुर। तो सेकंड वाली लैंड की बात करेंगे, बाकी दोनों लैंड के बारे में हम क्यों बात करेंगे। तो 25,40,000 का तुम्हारा लैंड का बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है 45 लाख। उस हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कहां पर, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहना इसे 19,60,000 रुपीज का इंक्रीज आएगा, जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, सेम वही तरीका है। 19,60,000 रुपीज का आपका बुक प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। बट दिस इज बिफोर टैक्स। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले 9B के अंदर टैक्स भरा था, कितना टैक्स भरा था 9B के अंदर, 276,440 सर ये कैसे है हमको बताओगे, कैलकुलेटर उठाओ सब लोग, ठीक है। 276,440 सर ये कैसे आया, अभी खुद ही सोचो। 9B के हिसाब से पार्टनर ए को, पार्टनर ए के लिए 9B के हिसाब से फॉर्म एक्स के लिए कितना टैक्स कैपिटल गेन्स आ रहा था, 13,30,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ रहा था। कैलकुलेटर उठाओ, 13,30,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 9B के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कितना टैक्स रेट है, 20% फ्लैट टैक्स रेट है, तो 2,66,000 का टैक्स आएगा, प्लस 4% सेस भी तो मारना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखो टैक्स कितना आता है, 276,640 का टैक्स भी तो कंपनी को भरना पड़ेगा, कंपनी फॉर्म जो भी बोलो। तो नेट प्रॉफिट, नेट बुक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, आफ्टर टैक्स हो जाएगा 19,60,000 माइनस 276,640। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सीबीडीटी का पूरा प्रोसेस है कि ये सेक्शन की ऑपरेशनलिटी कैसे चलेगी, सेक्शन चलेगा कैसे। 1683,360 ये आ जाएगा नेट बुक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, किसका, फॉर्म एक्स का। कभी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ नागपुर टू मिस्टर प्रेम, मिस्टर प्रेम को नागपुर की लैंड देने के बाद प्रॉफिट इतना आने वाला, ठीक है। अब ये प्रॉफिट सारे पार्टनरों में डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें से मिस्टर प्रेम भी एक है, तो सबको कितना शेयर मिलेगा,
4,20,840 का शेयर मिल जाएगा। और इतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर प्रेम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। मिस्टर प्रेम का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी कितना है, 32 लाख है ऑलरेडी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, चेक कर लेना शुरुआती लाइनों में, 32 लाख ऑलरेडी है, प्लस 4,20,840। तो मिस्टर प्रेम का कैपिटल अकाउंट अब कितना होगा, 36 लाख 20,840 बराबर 36 लाख 20,840 मिस्टर प्रेम का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब मिस्टर प्रेम का कैपिटल गेन्स निकलेगा एज पर सेक्शन 45(4). कैसे निकलेगा, 45(4) में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बी प्लस सी माइनस डी। व्हाट इज बी, जो पैसा मिला वो बी। व्हाट इज सी, जो एसेट मिला उसकी एफएमबी, दैट इज बी। एंड व्हाट इज डी, डी इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर प्रेम। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट कितना है, अभी ढूंढा 3640। ये डिफरेंशियल अमाउंट निकालने पर आपको आंसर आ जाएगा 23,79,160 का कैपिटल गेन्स। आंसर खत्म नहीं हुआ है, आंसर खत्म नहीं हुआ है। आखिरी सवाल मैंने वहां पर भी चिल्ला के गला फाड़ दिया था, याद करो, जाकर चेक करो। इसलिए मैंने बोला ये लेक्चर देखने के पहले वो लेक्चर अच्छे से देखो, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो ले लो, फिर बाद में रिवीजन टेस्ट पेपर में आना, ठीक है। आंसर खत्म नहीं हुआ है। इतना बड़ा एमसीक्यू सर, एक एमसीक्यू इतना बड़ा एमसीक्यू है कि क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की केस स्टडी है। इसीलिए आपको सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इन डेप्थ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, आप डिस्क्रिप्टिव तो कुछ भी फेंक के आ जाओगे, आप एमसीक्यू नहीं लिख पाओगे, ये चीज याद रखना। और आपको लगेगा वो 30 नंबर में आप कुछ भी फेंक के आओगे, 30 नंबर आपको फेल कर देगा बेटा, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो। आपको क्या लगता है आप सिर्फ ऊपर से पढ़ के रिवीजन वीडियो देख के, नहीं, रिवीजन वीडियो, समरी बुक, ये सारी छोटी छोटी बुक्स जो हम बना रहे हो कब काम आती है पता है, जब आपने उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा था तो ही काम आने वाला है। डायरेक्ट टैक्स जैसा पेपर बहुत कॉम्पिटेटिव हो चुका है आज की तारीख में, बहुत घुस कर आईसीआई देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। अभी आगे भी देखना एमसीक्यू क्या लेवल, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया हो। वो कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया अपने रेगुलर बैच के अंदर, और फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी उतना डिटेल में नहीं हो पाएगा फास्ट ट्रैक में, लेकिन रेगुलर बैच में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया एक चीज, इंटरेक्शन कर करके किया हूं आप लोगों के साथ। क्यों किया हूं, इसी दिन के लिए, ताकि आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ये लेवल की मेहनत मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए करना चाहता हूं, तो आप भी ये चीज समझो, शॉर्टकट नहीं है सीए फाइनल। आजकल स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक समरी बुक चाहिए, एक रिवीजन वीडियो चाहिए, हो जाएंगे सीए। अरे इस तरीके से सीए बनोगे आप, कैसे बन पाओगे ऐसे सीए, मुझे बताओ आप। और बन भी लोगे तो जिंदगी में क्या एप्लीकेशन सीख पाओगे आप, क्या आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्या नया फाइनेंस एक्ट को आप रीड कर पाओगे, क्या डिकोड कर पाओगे आप उसको, और नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है आपका सीए बनने का। तो बेटा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए सब्जेक्ट को समझने के लिए। जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको मस्के की तरह समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ, और जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं उनको दिक्कत आएगी आएगी आएगी। तो प्लीज अभी भी समझ जाओ, बहुत समय अभी भी 2-2.5 महीने है आपके पास, अभी भी समझ जाओ। तो अभी भी अगर आप हर चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपसे बेहतर तरीके से पेपर टैकल हो पाएगा। एनीवेज, आखिरी सवाल यहां पर, आंसर खत्म नहीं हुआ है। आंसर आप तो बोलोगे 2370 आंसर हो गया सर, मार्क करो, आगे बढ़ते। 2379 है ना सर, ये आंसर है ही नहीं, आंसर सी है, 2379 है, सोल्यूशन में है। इंस्टीट्यूट इतना चतुर सोल्यूशन देता है ना, इतना चतुर कि 4 जो आंसर्स इंस्टीट्यूट लिखता है ना एमसीक्यू के अंदर, वो चारों आंसर रैंडम आंसर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक आंसर सही है बाकी तीनों कुछ भी है, ऐसा नहीं है। एक एमसीक्यू है, उसके 4 आंसर है, उसमें से सही कौन सा, एक सही है, सही बात है, बाकी तीनों कुछ भी डाल दो, ऐसा नहीं। इंस्टीट्यूट जो बाकी तीनों भी है ना, वो वही आंसर लिखता है जो स्टूडेंट से मिस्टेक होने पर आने वाला है। अगर स्टूडेंट मिस्टेक करेगा तो ये आएगा। तो बाकी के 3 आंसर भी 90% स्टूडेंट्स लोगों को आते हैं, वो मांग करके आते हैं, उनको लगता है मुझे जो आया वो पेपर में भी है तो चलो ये सही होगा। जरूरी नहीं है आपको जो आया पेपर में आया वो पेपर में भी वही है तो वो सही आंसर है। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो ही आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। इतने इंटेलिजेंटली एमसीक्यू बना रहा है इंस्टीट्यूट, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से एमसीक्यू बनाने का प्रोसेस है इंस्टीट्यूट का, मानना चाहिए उनको, ठीक है। एनीवेज, लास्ट सवाल सर, अब क्या सवाल, क्या सवाल ये है कि ये जो कैपिटल गेन्स आया आपको 45(4) में 2379,160, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट ने अलग से रूल बनाया है, याद करो। क्या रूल बनाया सर, बताओ हमको, मैं बताता हूं ना आपको, आप भूल गए होंगे, बहुत आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। तो गवर्नमेंट ने बनाया है रूल कि आपका जो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा आप किस असेट्स को एट्रीब्यूट कर रहे हो। आपको जो 45(4) में कैपिटल गेन्स हुआ है वो आप एट्रीब्यूट किसको कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है 45(4) का गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर आप 45(4) का कैपिटल गेन्स, अगर आप 45(4) का कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो 45(4) का गेन भी शॉर्ट टर्म है। अगर आप 45(4) का एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो ब्लॉक ऑफ एसेट को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका 45(4) का गेन भी शॉर्ट टर्म है। अगर आप 45(4) का एसेट सेल्फ जनरेटेड एसेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका गेन भी शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज आपका गेन लॉन्ग टर्म है। तो उसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर गौर से देखो तो आप अपने 45(4) का जो गेन है, कितना गेन है 2379,160, आप वो रिमेनिंग एसेट को एट्रीब्यूट करोगे अभी,
तो जिसको एट्रीब्यूट करोगे उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है 2379 लॉन्ग टर्म होने वाला है या शॉर्ट टर्म। तो ये किसको एट्रीब्यूट करोगे? फॉर्म के पास अब क्या बचा है? फॉर्म के पास अभी और 3 असेट बचे, ये 1 असेट बचा है, ये 2 असेट बचा है, ये 3 असेट बचा है। अब ये जो है ये लॉन्ग टर्म है, ये जो है ये भी लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये जो असेट है ये 2-2 साल पुराने हैं। और ये जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर आप एट्रीब्यूट करोगे तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा एज पर दैट रूल। अरे हाँ या ना? तो अब आपको ये 23, 79, 160 इनके रिवैल्यूएशन के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितने से रिवैल्यू हुए या कितने से जनरेट हुए? देयरफॉर ये पहली लैंड इन पुणे कितने से रिवैल्यू हुई है? 35 लाख से रिवैल्यू हुई है। ये लैंड इन मुंबई कितने से रिवैल्यू हुई है? 250 हो चुकी है 88 लाख से। काफी ज्यादा रिवैल्यूएशन हो रहा है, 162 लाख का रिवैल्यूएशन। और ये 70 लाख रुपीस में सेल्फ जनरेट हुआ है, ठीक है। क्योंकि लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है वो सुन लो अगर चाहिए तो एक बार। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर तो अभी मत, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं आपको, ठीक है। यहां पर पढ़ लो, पूरा भाषण मैंने आपको पढ़वाया हूं, ठीक है। कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी एक क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन के अंदर से ही देख लेते। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ये पैराग्राफ, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉज 3 of section 48, read with rule 8b, this 40 lakh is to be attributed to the remaining asset of the firm on the basis of increase in their value due to revaluation on the value report of registered valuer। अब रिवैल्यूएशन की वजह से जितना बड़ा है, ऊपर भी भाषण है, यहां पर भी देखो एक्चुअल प्रोविजन यहां पर है कि कितना रिवैल्यूएशन की वजह से बड़ा है। तो अभी मेरे को चेक करना है कितना बड़ा रिवैल्यूएशन की वजह से, चेक करो। इस आरटीपी में आ जाओ, भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर। अगर पढ़ा नहीं है ना ये सब कॉन्सेप्ट आपने, तो फिर ये सब देखो ही मत, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने देखो टारगेट किया, पहला क्वेश्चन ही इस पे डाला है, मतलब उनका इशारा समझ लो। हमने तो क्लास में पढ़ा दिया है भाई, हमने पहले कवर नहीं किया था क्योंकि हमारे पढ़ाने के टाइम पर ये सर्कुलर आया नहीं था, लेकिन हमने बाद में कवर कर लिया। अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है तो आप ये पढ़ लो ईमानदारी से, इसलिए मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिया। भले आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप देख लो जाओ। ये 35 लाख से बड़ा है, ये 162 लाख से, ये 70 लाख से, इन सबका टोटल अगर मैं मारता हूं तो 267 होता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला पोर्शन लॉन्ग टर्म, ये पोर्शन लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब 35 प्लस 162 लॉन्ग टर्म, 35 प्लस 162 कितना होता है? 197। देख लो क्या कैलकुलेशन चल रहा है। Therefore 197 डिवाइड बाय 267 इनटू द कैपिटल गेन्स विल बी लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अभी मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा। लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म कितना। जितना भी गेन लॉन्ग टर्म असेट को एट्रीब्यूट हुआ वो लॉन्ग टर्म, जितना भी गेन शॉर्ट टर्म असेट को एट्रीब्यूट हुआ, शॉर्ट टर्म में क्या आता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा शॉर्ट टर्म, सेल्फ जनरेटेड एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म। तो दिस विल बी इनटू कितना है, वहां से देख लो, 197 डिवाइड बाय 267। इसका आंसर कितना आता है? निकालो, चलो कैलकुलेटर फटाफट। 2379 160 into 197 divided by 267 will come to, answer will come to 1755 410। और इसका आंसर विल बी हाउ मच? इनटू 70 डिवाइड बाय 267। ये किसके लिए एट्रीब्यूट हो रहा है? गुडविल के लिए। गुडविल, सेल्फ जनरेट गुडविल को अगर कोई गेन एट्रीब्यूट होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। ऐसा सीबीडीटी बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा कानून नहीं है, ठीक है। इनटू 70 डिवाइड बाय 267 विल कम टू 6,23,750 पकड़ लो, ठीक है। देयरफॉर दिस मच इज शॉर्ट टर्म, दिस मच इज लॉन्ग टर्म, एंड देयरफॉर आंसर दिमाग में देख लो अच्छे से बोर्ड पे, 1755 एंड 623, एंड देयरफॉर द आंसर इज सी। चेक कर लो अच्छे से, ये भयंकर सॉल्यूशन को अच्छे से दिमाग में रख लेना बेटा, इसको फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है ना? जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 3, what would be the capital gains under 45(4) in the, what would the capital gains under section 45(4) in the hands of Y and company for AY 22-23, and the answer is nil। सर काय को nil? काय को nil? क्यों nil बताता हूं, क्योंकि Y and company का हुआ है क्या? चेक करो, डिसोल्यूशन। और 45(4) डिसोल्यूशन पे नहीं लगता है, 45(4) सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन पे लगता है। चेक करो, Y and company का हुआ है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन दिखता है, और 45(4) किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन पे 45(4) इज नॉट अट्रैक्टेड। चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आंसर इज व्हाट? नील। चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज। नाउ अगले जो 2 क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है कि यहां पर जितना भी गेन होएगा आपको, ये जो गेन हुआ 45(4) में, ठीक है, या आप एट्रीब्यूट करोगे किसको? 3 असेट्स को एट्रीब्यूट करोगे ना। कौन से 3 असेट्स को एट्रीब्यूट करोगे? रिमेनिंग असेट्स। अब रिमेनिंग असेट्स फॉर्म के पास कौन सी है? लैंड एट पुणे, लैंड एट मुंबई एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये जो 45(4) में 23, 79, 160 है, वो मैं इधर लिख देता हूं, 23, 79, 160।
ये कहां चार्ज हुआ है 45.4 में ऑलरेडी चार्ज हो चुका है. नाउ दिस विल बी एट्रीब्यूटेड टू व्हाट द रिमेनिंग असेट्स ऑफ द फर्म. नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग असेट्स की कैटेगरी हम लोग यहां पर लिख लेते फॉर क्लैरिटी. दो लैंड है, लैंड और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बराबर. अब लैंड कितना है, लैंड एट पुणे, एक पुणे की लैंड है, एक मुंबई की लैंड है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ये तीनों में एट्रीब्यूट होगा. एट्रीब्यूट होगी क्या होगा, जब आगे जाकर आप ये बेचोगे तो आप इन असेट्स की सेल कंसिडरेशन में से इतना कैपिटल गेन लेस करोगे और नेट सेल कंसिडरेशन दिखाओगे. ठीक है. सपोज आगे जाकर आपने पुणे की लैंड बेचा तो जितना भी कैपिटल गेन इधर एट्रीब्यूट हुआ है वो आप रिड्यूस करोगे. तो अभी ये क्या रेशो में रिड्यूस करोगे, ये 35:2, ये वही रेशो होगा ना, और क्या वही रेशो होगा 35:162:70 और कुछ नहीं. 35:162:70. अब ये रेशो में तीनों को डिवाइड कर दो. तो डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 267, क्योंकि तीनों का टोटल 267 आता है. ठीक है. ये रिमेनिंग असेट्स है. ये रिमेनिंग असेट्स का इतना रिवैल्यूएशन हो रहा है या इतना सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो रहा है. ठीक है. रेशियो में अब इसको डिवाइड करते हैं, आगे के दोनों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे. 2379,160 into 35 divided by 267. This will come to 311,875. ठीक है. सेकेंड वन 2379,160 into 162 divided by 267. This will be 1443,535. ठीक है. और लास्ट वाला 2379,160 into 70 divided by 267. दिस विल बी 623,749. ठीक है. अभी अगले दोनों क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है. इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैंने ये भी आपको क्लास में बोला था कि 45.4 में जितना भी चार्ज होगा वो बचे हुए असेट्स में आप एट्रीब्यूट करोगे. ठीक है. क्या रेशो में एट्रीब्यूट करोगे, जिस रेशो में उनका रिवैल्यूएशन हुआ है या जिस रेशो में उनका रिवैल्यूएशन के साथ साथ सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो रिवैल्यू नहीं होगी. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया है. तो ये 35 लाख से रिवैल्यू है, ये 35 लाख से रिवैल्यू है और ये 70 लाख से आपने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया है. ठीक है. तो देखो अगले दो क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वुड बी द अमाउंट apportioned to land at Pune and land at Mumbai of Exxon Company to be reduced from full value of consideration for computing capital gains, and therefore the answer for both the land of Pune and land of Mumbai is 311 and 1443,535. चेक करो, ये दो आंसर है. बराबर. ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है. इतना आप आगे जाकर जब पुणे की लैंड बेचोगे तो उसके सेल कंसिडरेशन में 3,11,875 लेस करोगे और जब वो मुंबई की लैंड बेचोगे तो उसके सेल कंसिडरेशन में से आप 14,43,535 लेस करोगे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल. इफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज सोल्ड इन प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर 80 लाख, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने 80 लाख में बेचा, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स ऑन सच सेल. देखो अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो कैपिटल गेन्स होता है वो कैसे निकलेगा. ये आपका सेल कंसिडरेशन कितना है 80 लाख से. ठीक है. लेकिन जितना आपने पहले 45.4 में झेला था वो आप लेस करोगे, इतना लेस करोगे. ठीक है. ये 45.4 में ऑलरेडी झेल के बैठे हो तो ये लेस कर दोगे 623,749. तो ये यहां से 6 लेस 45.4 में जो पहले असेस हुआ है 623,749 बराबर वही है, इतना लेस कर दोगे तो ये कितना बचता है देखो जरा. -80 लाख माइनस दिस विल कम टू 73,76,250. ठीक है. ये आपका नेट सेल कंसिडरेशन. अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है भाई, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप. सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है नील. बीसी श्रीनिवासा शेट्टी. याद करो लैंडमार्क जजमेंट. तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा तो इसका कैपिटल गेन्स भी सेम ही होगा एंड देयरफॉर द आंसर इज बी. चेक कर लो. जबरदस्त क्वेश्चन. बापों का बाप है ये क्वेश्चन. ठीक है. बापों का बाप. और ये क्वेश्चन करने की कैपेसिटी आप में तब होगी जब आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी. आपने क्लास में पढ़ा होगा ये सब कुछ चीज. मैंने आपको क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया. मैंने पिछले हफ्ते पूरा का पूरा न्यू सर्कुलर आपको क्लास में पढ़ाया. ये पूरा क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है और कुछ नहीं. ठीक है. एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. तो बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दैट इज केस सिनेरियो नंबर 2. अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बट नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज द प्रीवियस वन. बट अच्छा क्वेश्चन है. भी ये भी पूरा अमेंडमेंट पे डिपेंडेंट है. मिस्टर सुनील एक है, मिस्टर श्रीराम एक है और मिस्टर श्याम एक है. ये तीन भाई है हुआ रेजिडेंट्स. ये तीनों रेजिडेंट है. ठीक है. इंडिपेंडेंट रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन पुणे, थाने एंड नागपुर. Their turnover for previous year 2021, that is last year, was 9 crore, 10 crore and 12 crore. तीनों का टर्नओवर रिस्पेक्टिवली दिया गया. They regularly purchase food grains from another resident, Mr. Ashwath, a wholesaler in Mumbai. Turnover of Mr. Ashwath for previous 2021 was 18 crore. ठीक है. They all follow mercantile system of accounting. The aggregate amount credited by the brothers to the account of Mr. Ashwath during each of the month is shown in the table below. It may be assumed that the entire amount relating to Ashwath for a particular month is credited to his account. Is credited to his account on the last day of that month and is paid entirely on the last day of the immediately following month. तो क्रेडिट पहले हो रहा है पेमेंट बाद में हो रहा है. ठीक है.
Likewise, Mr. Ashwath also debits the account of Mr. Sunil, Mr. Shriram and Mr. Sham on the last day of the month with the amount of sales effected during each month. ठीक है, ये अभी हर महीने का परचेस दिया गया है यहाँ पर. वैल्यू ऑफ परचेस फ्रॉम मिस्टर अश्वाथ. ठीक है, मिस्टर सुनील ने हर महीने कितना खरीदा, मिस्टर श्रीराम ने कितना खरीदा, मिस्टर श्याम ने कितना खरीदा, हर महीने का सेल है. नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है, फिर टोटल दिया गया है. मिस्टर सुनील्स फ्रेंड Mr. Krishna entered into a one-time transaction with Mr. Ashwath for purchase of food grains for 60 lakhs on 30th of June 2021, on which date he credited the said sum to the account of Mr. Ashwath. He paid the said sum to him only on 2nd of July 2021. Mr. Krishna's turnover for previous 2021 is 15 crore rupees. चलो ठीक है. Now एक बार आप गो थ्रू कर लो अपनी तरफ से क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ. दैट इज पांच जो यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए, एक एक करके डिस्कस करते हैं. यहां पर ये पूरा का पूरा प्रोविजन किस पे डिपेंडेंट है? ये प्रोविजन डिपेंडेंट है बायर और सेलर के ऊपर. बायर है यहाँ पर सेलर है. बायर अगर गुड्स परचेस करेगा तो उसके लिए 194 क्यू अट्रैक्ट होगा, याद करो, बराबर 194 क्यू. और सेलर अगर गुड्स बेचेगा तो उसके लिए टीसीएस अप्लाई होगा 206C 1H, बराबर. अब दोनों में से कौन भारी, पहले किसको प्रेफरेंस दोगे? ये भी मैंने आपको वो डीटी के एक्स्ट्रा लेक्चर के सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है. वैसे मैंने ये आपको एक क्लास में भी एक्सप्लेन किया. ठीक है, जब मेरा बैच चल रहा था मैंने तभी भी एक्सप्लेन कर दिया रेगुलर फास्ट ट्रैक दोनों बैच वालों को कि कौन किस पे प्रेफरेंस भारी पड़ेगा. और बाद में मैंने सर्कुलर में तो इस पे बहुत डिटेल में वापस से बात की है. ये तो ये हमेशा इस पे भारी पड़ेगा. पहले ये, अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो फिर आप टीसीएस की तरफ जाओगे. पहले टीडीएस फिर टीसीएस. 194 क्यू भारी पड़ेगा 2061H पे भारी पड़ेगा. ये कहीं तो लिखा था मैंने यहाँ पर, देखो अभी कौन किस पे भारी पड़ता है. अभी पता नहीं, मिल नहीं रहा यार. मैंने आपको नोट भी लिखवाया था उसमें. हाँ ये देखो कौन किस पे भारी. 194 क्यों भारी, किस पे भारी? 2061H पे दिखता है, उस पे भारी हो जाएगा. ये मैंने आपको पहले बोला है, कोई नई चीज नहीं. अभी कहाँ चला गया, छोड़ो यार. जहाँ भी चलो ठीक है. ये पूरा का पूरा सेक्शन किस पे डिपेंडेंट है? 194 क्यू और 2061H पे डिपेंडेंट है. पहला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ने के पहले आप पहले इसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में एक बार पढ़ लोगे. मैंने तो पढ़ा ही है क्लास में, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो वापस से सुन लो और फिर आगे बढ़ो. ठीक है. Are the provisions of TDS under the Income Tax Act 1961 attracted in respect of purchase transactions with Mr. Ashwath? If so, in whose hands and at what rate and what point of time? तो तीन सवाल है. क्या TDS अट्रैक्ट होगा? अगर होगा तो किसके हाथ में होगा, क्या रेट पे होगा, क्या पॉइंट पे होगा? इग्नोर वन टाइम ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर सुनील फ्रेंड कृष्णा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एमसीक्यू. चलो ठीक है, ये जो वन टाइम ट्रांजेक्शन लास्ट में हो रहा है वो इग्नोर करो. तो देखो 194 क्यू अट्रैक्ट करने के लिए ना, 194 क्यू किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई बंदा किसी बंदे से, किसी रेजिडेंट बंदे से गुड्स खरीदता है 50 लाख से ज्यादा, तो वो 194 क्यू में 0.1% पे टीडीएस काटेगा. लेकिन उसके लिए कब एप्लीकेबल है पता है? 194 क्यू जब उसका खुद का पिछले साल का, बायर का खुद का पिछले साल का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस हैज टू बी मोर देन 10 करोड़. तो अब यहां पर देखना, यहां पर जो मिस्टर सुनील है ना, उसका पिछले साल का टर्नओवर 9 करोड़ है. मिस्टर श्रीराम है ना, उसका पिछले साल का टर्नओवर एग्जैक्ट 10 करोड़ है. उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. लास्ट ईयर का टर्नओवर हैज टू एक्सीड 10 करोड़, तो करंट ईयर में 194 क्यू एप्लीकेबल है. देयरफॉर मिस्टर श्याम टीडीएस काटेगा. मिस्टर श्याम काटेगा. क्यों काटेगा? क्योंकि मिस्टर श्याम को हम लोग अलग कलर कर लेते चलो, ताकि हमको क्लैरिटी रहे. मिस्टर श्याम क्यों काटेगा? मिस्टर श्याम टीडीएस काटेगा क्योंकि मिस्टर श्याम का पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है. ठीक है. साथ साथ में मिस्टर श्याम इसलिए टीडीएस काटेगा क्योंकि मिस्टर श्याम ने पूरे साल में, देखो पूरे साल में 98 लाख रुपीस का गुड्स खरीदा है. दिखता है तुमको? 98 लाख इज मोर देन 50 लाख. यार 50 लाख थ्रेशोल्ड क्रॉस होना चाहिए तो ही टीडीएस कटता है, नहीं तो नहीं कटता. अब सवाल ये उठेगा कितने पे कटेगा. क्या इस पे टीडीएस कटेगा? इस पे नहीं कटेगा, इस पे नहीं कटेगा, इस पे नहीं कटेगा, क्योंकि पहले 3 महीने के उस पे नहीं कट सकता है, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल है जुलाई से. ये जो 194 क्यू का सेक्शन है ना, ये इस साल जुलाई से एप्लीकेबल है. ठीक है. तो पहले 3 तो नहीं, बाद में भी नहीं कट सकता है, क्योंकि 50 लाख का थ्रेशोल्ड है आपके लिए. देयरफॉर 98 लाख में से आपको 50 लाख का तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. बचा हुआ पैसा अगर 1 जुलाई के बाद पेमेंट हुआ है तो उस पर टीडीएस कटेगा. मान लो मैंने आपको थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बोला था. मान लो अगर अपना 70 लाख का पेमेंट अगर आपका जून में ही हो गया, ठीक है, मतलब सेक्शन आने के पहले, तो वो 70 लाख पे टीडीएस नहीं कट सकता है. मतलब उसके एक्स्ट्रा 50 लाख के ऊपर जो है उस पर भी नहीं कट सकता है, क्योंकि वो पूरा 70 लाख जून में आ गया. हाँ,
लेकिन क्या पूरे साल में 50 लाख क्रॉस होता है कि नहीं होता है, वो काउंट करने के लिए क्या वो 70 लाख भी लेने का। तो यहां पर टीडीएस कितने पे कटेगा, 48 लाख पे कटेगा। ठीक है, देयरफॉर चलो देखते हैं 48 लाख कभी क्रॉस होता है इसका, 48 लाख कभी क्रॉस होता है। चलो देखते हैं, 9.8 पहले मंथ का है। ठीक है, पहले मंथ का 9.8, दूसरे मंथ का प्लस करो 8.75, करते रहो मेरे साथ, तीसरे मंथ का 9.45, ठीक है, चौथे मंथ का 6.8, पांचवें मंथ का 6.3, छठे मंथ का 8.15, तो सितंबर तक है ना 49.25 आता है। अब मतलब 100%, अगर यहां तक 49.25 आता है मतलब अभी अक्टूबर से टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। Mr. Sham is liable to deduct tax at source at 0.1% on the amount of each purchase after crossing the threshold of 50 lakhs at the time of credit of such amount to Mr. Ashwath, that is from October onwards। क्योंकि सितंबर तक उसका 50 लाख का थ्रेशोल्ड खत्म नहीं हुआ था, अक्टूबर में 50 लाख का थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है, तो अक्टूबर से बाद से वो टीडीएस काटना चालू कर देगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा अमेंडमेंट पे डिपेंड नहीं है पूरा। बढ़ते आगे। Are the provision of TCS under the Income Tax Act 1961 attracted? Question number 2. Are the provision of TCS under the Income Tax Act 1961 attracted in respect of sale transaction effected by Mr. Ashwath? अब अश्वात भी तो सामान बेच रहा है, क्या अश्वात को टीसीएस लगेगा? देखो अश्वात को टीसीएस कब लगेगा मैंने आपको बता दिया, पहले 194Q 206C1H पे भारी है। अगर 194Q अप्लाई होता है तो ये अप्लाई करो, अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो फिर ये अप्लाई करो। तो अभी अपन ने कंक्लूड कर लिया है, जो पहला बंदा है ना, पहला क्वेश्चन किधर गया, हाँ यहाँ पर, ये दोनों के केस में ना 194Q अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों का पिछले साल का टर्नओवर क्या है, 10 लाख से 10 करोड़ से कम है। तो इन दोनों के केस में 194Q अप्लाई नहीं हो सकता है। अगर 194Q अप्लाई नहीं होता है तो 2061H सामने वाले को अप्लाई करना पड़ेगा। Therefore 2061H का थ्रेशोल्ड क्या है, 2061H का थ्रेशोल्ड भी 50 लाख से ज्यादा का सेल हुआ तो ठीक है, और 2061H के लिए भी टीसीएस के कलेक्शन के लिए लास्ट ईयर का बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अश्वात जो सेलर है, क्या उसका पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर उसका 18 करोड़ है। तो मिस्टर अश्वात करेगा टीसीएस कलेक्ट, सुनील के लिए भी करेगा, श्रीराम के लिए भी करेगा। कब करेगा? जैसे ही 50 लाख क्रॉस होता है उसके बाद करेगा। आप चेक करना पड़ेगा 50 लाख कभी क्रॉस होता है। देयरफॉर इसका आंसर विल कम टू बी। Ashwath has to collect TCS from Sunil and Shriram, क्योंकि सुनील और श्रीराम के केस में 194Q इज नॉट एप्लीकेबल। Q एप्लीकेबल होगा तो Q को प्रायोरिटी देने का। और वो जो पहला बंदा कौन था, पहला बंदा कौन था, श्याम के केस में 194Q आज एप्लीकेबल, क्योंकि पहले प्रायोरिटी आप 194Q को दोगे। तो 0.1% है, सेम रेट है ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड ऑफ 50 lakhs एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट एवरी मंथ, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 30 नवंबर। कैसे आया 31 दिसंबर 30 नवंबर सर आपको? अभी आप इसका टोटल करते बैठो, देखो पता चलेगा। पहले वाले केस में दिसंबर में 50 लाख क्रॉस होता है और दूसरे वाले केस में नवंबर में 50 लाख क्रॉस होता है, और टोटल करते बैठो आप। तो जब तक 50 लाख क्रॉस नहीं, अभी देखो आपको 50 लाख क्रॉस होने के बाद में आपको वो टीसीएस कलेक्ट करना है ना यार, तो आप यहां तो नहीं कलेक्ट कर सकते हो, यहां भी नहीं कर सकते हो, यहां भी नहीं कलेक्ट कर सकते हो, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी। पहले वाले केस में यहां जाकर 50 लाख क्रॉस होता है, दूसरे वाले केस में यहां जाकर क्रॉस होता है, आप चेक कर लेना। ठीक है, वो टोटल मैंने एक का करके दिखा दिया, मैं सबका नहीं करने वाला हूं। क्लियर है? अरे क्लियर है, चेक कर लो एक बार फिर आगे। Now next question is a very simple one. What would be the applicable rate of TDS if Mr. Ashwath fails to furnish PAN to the deductor? अगर 194Q में सामने वाले सेलर ने पैन नहीं दिया तो कितना टीडीएस है? जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल टीडीएस का रेट है और 20%, विचएवर इज हायर, लेकिन इसके केस में गवर्नमेंट ने 5% बोला है। तो 194Q में मैं 5% के हिसाब से टीडीएस काटने के समय टीडीएस काटूंगा, सामने वाला पैन नहीं देता है तो। और 206C1H में कितना है सर? अगर वो सामने वाला पैन नहीं देगा तो 1% है। ठीक है, तो आप जाकर वो प्रोविजन चेक करना हो क्लास के अंदर, आपने जहां पे प्रोविजन लिखा वहीं पे, वो बहुत सिंपल। 194Q में अगर सामने वाला पैन नहीं देगा तो टीडीएस रेट और 5% विचएवर वाले। 206(1)H में अगर सामने वाला पैन नहीं दे रहा है, मतलब बायर पैन नहीं दे रहा है सेलर को टीसीएस कलेक्ट करते समय, तो आपका जो भी रेट है कंपेयर विद 1% विचएवर इज हायर। ठीक है, यहाँ पर 1% है। क्लियर? एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द वैल्यू ऑफ परचेस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, if the value of purchase by Shyam from Mr. Ashwath was 70% of the monthly figure given in the table, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 70% of the monthly figure given in the table, then what would be the TDS और TCS implication in such transaction? देखो अगर ये सब है ना, ये पहले वाले केस में अगर ये सब इसका 70% हो जाएगा तो क्या होगा?
तो मैंने आपके लिए पहले ही करके रखा हूं, अगर ये 9.8 का 70% 6.86, 8.75 का 70% 6.125, इसका 70% 6.615, इसका 70% 4.76, इसका 70% 4.41, इसका 70% 5.705, इसका 70%, जो भी है 70% मैंने लेके रखा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसका टोटल मारूं तो आपको चेक करना पड़ेगा, और टोटल का 70% कितना होगा, 98 लाख का 70% कितना हो जाएगा, 0.7, ये आ जाएगा 60, इसका 70% विल कम टू 68.6 लाख, ठीक है। तो ऑब्वियसली टीडीएस तो कलेक्ट होगा 100%, कितने पे, एक्सेस अमाउंट पे 18.6 लाख पे, ठीक है, वो तो कलेक्ट होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कौन से मंथ से कलेक्ट होगा। तो अभी आपको यहां से टोटल करते हुए आना है, करते हुए आना है, जिस मंथ में भी आपका 50 लाख क्रॉस हो जाता है उसके बाद से आपका टीडीएस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। चलो एक बार कर भी लेते हैं, 6.86 प्लस 6.125 प्लस 6 पॉइंट से कुछ कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी तो माफ कर देना, क्षमा करना मुझे। 6.615 तीसरे महीने का, चौथे महीने का 4.76, पांचवें महीने का 4.41, छठे महीने का 5.705 बराबर, सातवें महीने का 5.46, फिर 6.37, और उसके बाद में इसका कितना आता है पता नहीं यार, ये 46.305 आ गया। इसके आगे का भी लिख लेना चाहिए, 7.9 का मेरे हिसाब से दिसंबर से चालू हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 वो पूछा भी है कि नहीं पूछा है, नहीं पूछा भी नहीं एक्चुअली, हाँ पूछा है। मिस्टर श्याम हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ 18.6 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर 2021, क्योंकि इसका दिसंबर तक अगर आप मारोगे, टोटल दिसंबर का कितना होता है 7.9 का 70%, ठीक है 5.53, तो दिसंबर में जाकर उसका क्या हो जाता है 50 लाख क्रॉस हो जाता है, अगर मंथली सेल्स को आप 70% कर दो तो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इट वाज अ सिंपल पार्ट, नथिंग ग्रेट एज सच, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, what would be the TDS or TCS implication in respect of single purchase transaction by Mr. Krishna from Mr. Ashwath? मिस्टर कृष्णा ने कुछ सिंगल ट्रांजैक्शन किया है, कितना किया है चलो देखते हैं। मिस्टर सुनील फ्रेंड मिस्टर कृष्णा एंटर इनटू वन टाइम ट्रांजैक्शन विद मिस्टर अश्वाथ फॉर परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स of 60 lakhs on 30th June 2021, on which date he credited the said sum to the account of Mr. Ashwath. However, he paid the said sum to him only on 2nd of July 2021. Mr. Krishna's turnover for last year is 15 crore. अब देखो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है यार। कृष्णा कौन है, कृष्णा जी बायर है, अश्वाथ कौन है, अश्वाथ जी सेलर है, ठीक है। अब कृष्णा जी ने क्या किया, 30 जून तक 2021 मतलब सेक्शन आने के पहले कृष्णा जी ने अमाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और पेमेंट कभी किया, पेमेंट सेक्शन आने के बाद, ठीक है। तो याद करो इस पर भी सीबीडीटी के सर्कुलर के अंदर जो मैंने लेक्चर लिया उसके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर है। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट कि अगर मैंने क्रेडिट पहले कर लिया और पेमेंट बाद में किया तो क्या 194 क्यू एप्लीकेबल होगा। अब देखो कृष्णा जी का लास्ट ईयर का टर्नओवर भी है ना 10 करोड़ से ज्यादा है, इट इज मोर देन 10 करोड़, चेक करो यहाँ पर 15 करोड़ है। 194 क्यू के बहुत सारे कंडीशंस कृष्णा जी फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द 194 क्यू इज विच इज गिवन इन द रीसेंट सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी कि भाई अगर क्रेडिट जून में हुआ है और पेमेंट मतलब सेक्शन आने के पहले क्रेडिट हुआ है और पेमेंट बाद में हो रहा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपको अगर याद नहीं रहता, याददाश्त बहुत कमजोर होती है। सब पढ़ाया हूं, हाईलाइट करके रखा हूं ताकि तो ये देखो यहाँ पर if either of the two events happened before 1st July then the transaction would not be subject to 194 Q। तो कृष्णा जी का एक इवेंट जून में हो रहा है, दैट इज बुक्स में क्रेडिट करना, और पेमेंट जुलाई में हो रहा है, सेक्शन 194 क्यू नॉट एप्लीकेबल। और अगर सेक्शन 194 क्यू नॉट एप्लीकेबल तो फिर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा 206C1H, यस और नो। देयरफॉर अश्वाथ जी को कलेक्ट करना पड़ेगा टीसीएस, चेक करो ऑन रुपीज 10 लाख, 10 लाख पे क्यों, क्योंकि सेल 60 लाख का है, चेक करो कितने का सेल है 60 लाख, यहां पर चेक करो दिखता है। तो अगर 194 क्यू अप्लाई नहीं होता है तो आपको 206C1H एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा। तो अश्वाथ को 206C1H एप्लीकेबल करवाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है, एक बार ये देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो ही केस सिनेरियो थे जो बहुत अच्छे, आपके एग्जाम में भी ऐसे होने वाला है, दो केस सिनेरियो ऐसे आएंगे, और बाकी जो एमसीक्यूज होंगे वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होंगे, उन पर भी डिस्कशन करेंगे, उनमें भी कुछ एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं। तो चलिए टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज नाउ। सबसे पहला एमसीक्यू इज ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी एक अमेंडमेंट पे डिपेंडेंट है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। Poor 8 is a charitable trust registered under 12AB. Its main object is relief of poor. During the previous year 21-22, it received 50 lakhs by way of corpus donation
out of which invested 85%, that is 42.5 lakhs in post office saving bank. It was of the view that 7.5 lakh being 15% of 50 lakhs is eligible for unconditional accumulation. The trust also withdraws 2.5 lakhs out of 42.5 lakhs deposit in post office saving bank and applied the same for relief of poor. Examine the tax implication if any based on the above facts. ठीक है, इसका आंसर क्या है, चलो देखते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 एंड देयरफॉर इसका आंसर है पॉइंट नंबर सी, जिसका आंसर है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। ऐसा क्यों? तो पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 क्या है, और पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, द ट्रस्ट इज एलिजिबल फॉर अनकंडीशनल एग्जेम्पशन ऑफ 7.5 lakhs being 15% of 50 lakhs, there would not be tax liability on the said amount। ये गलत बात है। फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट आया जिसमें यह बोला गया है कि अब से, पिछले साल तक अनकंडीशनल एक्सेम्पशन था, ठीक है, मतलब कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट को जो भी मिलता था पूरा एग्जाम था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट आ गया जो ये बोलता है कि अब से अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिलता है और अगर आप चाहते हो कि उसका एग्जाम्पशन आपको मिले तो वो पैसा आपको सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 वाले मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से एक मोड क्या है, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, उसमें से एक मोड है। तो सपोज अगर आपको 50 लाख रुपए का कॉर्पस डोनेशन मिला तो वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये पहला अमेंडमेंट है। एक और अमेंडमेंट आया इसमें, द ट्रस्ट वुड बी एलिजिबल टू ट्रीट 2.5 lakhs विड्रॉन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एज एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। ये भी गलत बात है क्योंकि ये दूसरा अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2021 में। क्या अमेंडमेंट आया कि अगर आपको से 50 लाख रुपए का ट्रस्ट में डोनेशन मिला, कॉर्पस डोनेशन, आपको सबसे पहले अगर उसको एग्जेम्प्ट करवाना है तो 11(5) वाले सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में 12-13 अलग किस्म की सिक्योरिटीज है, उसमें इन्वेस्ट करो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा अमेंडमेंट, पहले ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का कोई कंडीशन नहीं था, फाइनेंस एक्ट 2021 से एग्जेम्पशन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा अमेंडमेंट, उसमें से, उस कॉर्पस में से जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे इस एग्जांपल में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें से पैसा विड्रॉ करके एप्लीकेशन करोगे तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन एज पर फाइनेंस एक्ट 2021। तो फिर वो कब एप्लीकेशन के तौर पे होगा? तो उस कॉर्पस पे से जो फंड आपने बना के रखा है ना, उसमें से पैसा निकाल के अगर एप्लीकेशन करोगे वो एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होगा। अगले साल या उसी साल की इनकम में से पैसा निकाल के, से सपोज आपने 50 लाख रुपया वो फंड में डाल दिया, ठीक है, आपको स्टेप नंबर 1, आपको 50 लाख रुपया कॉर्पस डोनेशन आया, एग्जेम्पशन चाहिए तो आप इसको 11(5) में इन्वेस्ट कर दो, कर दिया, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब से उसमें से 10 लाख रुपया आपने विड्रॉ करके एप्लीकेशन किया, गवर्नमेंट बोलता है उसको हम डिडक्शन के तौर पे नहीं देंगे। चलो सही बात है, तो कब मिलेगा? अगर आगे जाकर आप जो इनकम कमाओगे अपने ट्रस्ट के अंदर उसमें से निकालकर वापस कॉर्पस में डालोगे, मतलब वापस से वो 11(5) में डिपॉजिट कर दोगे, तब जाकर एग्जेम्पशन देंगे, जहां पर एप्लीकेशन करने पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर द आंसर इज 3 and 4। 3 क्यों? That because the trust will not be eligible for an exemption of 7.5 lakhs, unconditional exemption नहीं मिलने वाला है उसको, unless it invests such amount in any of the modes of 11 subsection 5। ट्रस्ट को पूरा कॉर्पस की एक एक बूटी कौड़ी, एक एक रुपया, एक एक चवन्नी, ट्रस्ट को अपने कॉर्पस का पैसा निकाल जो मिला है वो 11(5) में इन्वेस्ट करना होगा, कोई 15% का अनकंडीशनल एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। दूसरा, अमाउंट ऑफ 2.5 लाख विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया अगर उसमें से पैसा विड्रॉ करके आप कुछ खर्चा करते हो वो एप्लीकेशन में ट्रीट नहीं होता है। हाँ, वापस से अगर आप कॉर्पस फंड में पैसा डालोगे, वापस से उस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। मैंने आपको क्लास के अंदर पूरा 2 पेज का एग्जांपल लिखवाया, उस पर जाकर चेक करना। ये फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है, सारे एमसीक्यूज मोस्टली उसी पे डाले इंस्टीट्यूट में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते। एबीसी डेवलपर है, डेवलपर मींस बिल्डर, हैव कंप्लीटेड द रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट आशियाना गार्डन्स इन फरीदाबाद इन मई 2021। इट कंप्राइजेस ऑफ 8 रेसिडेंशियल यूनिट। तो ये एक बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बनाया है जिसमें 8 घर हैं। 3 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू होम बायर्स इन जून 2021। उसमें से 3 घर उसने जून 2021 में बेचा और जो 5 घर थे वह ट्रांसफर टू होम बायर्स इन जुलाई 2021। ठीक है, all the units were transferred by way of first allotment to the buyer, a very important condition to be considered after some time। थोड़ी देर बाद काम आएगा। ये सब सामने वाले बायर्स के पहले घर थे, ठीक है, सामने वाले बायर्स के पहले घर थे। The consideration received for each unit is ₹25 lakhs। ये आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। चलो ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 30 lakhs। तो ये 30 lakhs का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम। देयरफॉर यहां पर क्या एप्लीकेबल है, अगर एक बिल्डर घर बेचता है तो 43CA एप्लीकेबल होता है, याद करो 43CA। और अगर एक इन्वेस्टर घर बेचता है तो उसके लिए 50CA एप्लीकेबल होगा। यहाँ 50C नहीं, यहाँ 43CA। और 43CA में एक अमेंडमेंट आया है
फाइनेंस एक्ट 2021 में क्या अमेंडमेंट आया पता है? कि अगर आप बिल्डर हो और अगर आप घर बेचते हो बिटवीन 12 नवंबर 2020 टू 30 जून 2021, 12 नवंबर 2012 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में घर बेचते हो, आप बिल्डर हो और ये सामने वाले का पहला अलॉटमेंट है, पहला घर है और आपका सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपका जो सेफ हार्बर है वो हो जाएगा, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द सेल कंसिडरेशन and the stamp duty value can be 120%. It has to be more than 120% to attract 43 CA. या जाओ अमेंडमेंट देखो, 43 CA में अमेंडमेंट आया, 56(2)(10) में भी अमेंडमेंट आया और मैंने बोला था इसका अमेंडमेंट 50C में ऐसा कोई सिमिलर अमेंडमेंट नहीं है। देयरफॉर 3 यूनिट इसने कभी बेचा, ये जो गवर्नमेंट ने डेट बोली है उसके बीच में बेचा है, क्यों? क्योंकि जून में बेचा है। तो यहां पर 120% से ज्यादा अगर डिफरेंस होगा ना तो ही सेफ हार्बर एप्लीकेबल है, ना तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही तुम्हारा सेल कंसिडरेशन। और इस डेट्स के अलावा, इन डेट्स के अलावा बेचा तो 110% का डिफरेंस होना चाहिए और 110% का डिफरेंस है 25 लाख सेल कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा 30 लाख है, दोनों में 120% का डिफरेंस है। एग्जैक्ट 120 होने की वजह से यहां बच गया तू और 110 से ज्यादा होने की वजह से यहां फंस गया तू, तो यहां पर तेरा सेल कंसिडरेशन 30 लाख, 30 लाख इंटू 5 कितना होता है? 150 लाख, और यहां पर 25 लाख इंटू 3, 3 और 5 क्या है? ये 3 नंबर ऑफ घर है, ये 5 नंबर ऑफ घर है। तो यहां पर 75 लाख का सेल कंसिडरेशन और यहां पर 150 लाख का सेल कंसिडरेशन, टोटल 225 लाख का सेल कंसिडरेशन एंड देयरफॉर द आंसर इज 2.25 करोड़। तो इसके लिए आप कौन सा अमेंडमेंट देखोगे? 43 CA। इस पीरियड में अगर बेचा है 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अगर बेचा है, फर्स्ट अलॉटमेंट की तरह बेचा है और सेल कंसिडरेशन अगर 2 करोड़ रुपए तक है तेरा सेल कंसिडरेशन टू द बायर के लिए परचेस और तेरे लिए सेल कंसिडरेशन अगर 2 करोड़ तक है, तो तुझे यहां पर 120% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, एग्जैक्ट 120 होने से भी बच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई अमेंडमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। द EBITDA ऑफ ABC लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 10 करोड़। इस कंपनी का EBITDA 10 करोड़ है। अरे भाई पूरे इनकम टैक्स में EBITDA वर्ड आ जाएगा ना, समझ लेना क्या आने वाला है, उतना दिमाग में तुम्हारे क्लैरिटी होनी चाहिए, वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। EBITDA वर्ड आ गया, समझ लो कि द प्रोविजन इज ऑन लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 94B ट्रांसफर प्राइसिंग एक्शन प्लान 4, ये लेवल का आपका इंटरलिंकिंग होनी चाहिए और इसी लेवल से हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको बेटा। एक जगह से दूसरी जगह की इंटरलिंकिंग जो लेवल पे करते हैं हम लोग स्पेशली रेगुलर बैच के अंदर। EBITDA 10 करोड़ है इंडियन कंपनी का, ठीक है। इट पेड इंटरेस्ट ऑफ 5.2 करोड़ टू PQR INC और यूके which is specified foreign company in relation to ABC. Who is a specified foreign company? Specified foreign company is a company in which the Indian company holds 26%। specified foreign company के बारे में इनकम टैक्स में कहां लिखा गया है? सेक्शन 115 BBD के अंदर, जिसमें बोला गया है स्पेसिफाइड कंपनी मतलब एक कंपनी, अ फॉरेन कंपनी इन विच एन इंडियन कंपनी होल्ड्स नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर। तो उस हिसाब से इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या बन गए? क्या बन गए ये दोनों बन गए उस हिसाब से एसोसिएटेड एंटरप्राइज अंडर 92A एंड देयरफॉर दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग लगने का खतरा आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं। इट पेड इंटरेस्ट ऑफ 5.2 करोड़ टू PQR INC UK which is a specified foreign company in relation to ABC Limited. The arm's length price using cup method was 4.15 करोड़। आपने कितना पे किया? 5.2 करोड़। आर्म्स लेंथ कितना है? 4.15, मतलब डिफरेंशियल अमाउंट कितना है? 1.05 करोड़ आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो उतना तो एडबैक होएगा सबसे पहले आपका, क्योंकि आप सामने वाले को 4.15 के बदले 5.20 पर पे कर रहे हो, 1.05 करोड़ तो सबसे पहले आपका एडबैक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट होने वाला है। And ABC Limited suo motu made the transfer pricing adjustment while computing its total income. On the basis of the above facts, examine the correctness of the following statement, assuming that no interest is payable by ABC Limited. And therefore, the answer to this question is point number D. एक बार चेक करो, फिर बताता हूं रीजनिंग। पॉइंट नंबर डी क्यों आंसर है? द आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट एज पर 92C वुड बी 1.05 करोड़। कैसे? आपका एक्चुअल प्राइस है 5.2 करोड़, जबकि आपका आर्म्स लेंथ प्राइस है 4.15 करोड़। देयरफॉर आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट कितना होगा? 1.05 करोड़ का। ये पहली लाइन खत्म हो गई। आगे, द एक्सेस इंटरेस्ट अंडर 94B वुड बी 1.15 करोड़। अब एक्सेस इंटरेस्ट क्या होता है सर? जो 94B में डिसला होता है, कितना डिसला होता है? पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, दो में से कोई भी एक डिसला होगा, जो विच एवर इज व्हाट? बोलो। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो डिसला हो जाएगा, बराबर।
Therefore, lower of the two में पॉइंट नंबर ए क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर ए है एबिटा के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट देते हो, जो भी इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट लेना है? एक्चुअल इंटरेस्ट या आर्म्स लेंथ इंटरेस्ट? हमेशा आर्म्स लेंथ इंटरेस्ट लेना है, एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो एबिटा कितना है आपका? 10 करोड़, उसका 30% ऑफ एबिटा कितना आता है? 3 करोड़। उसके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं, आर्म्स लेंथ इंटरेस्ट, जो अलावेबल इंटरेस्ट है वो लेना है। आप जितना कितना भी दे रहे हो वो नहीं लेना है। तो अलावेबल इंटरेस्ट कितना है? देयरफॉर एबिटा के ऊपर आप 4.15 करोड़ एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं, आर्म्स लेंथ इंटरेस्ट दे रहे हो, उससे कंपेयर करना होता है 30% ऑफ एबिटा को। कंपेयर विद 30% ऑफ एबिटा, देयरफॉर यहां पर आएगा 1.15 करोड़। कंपेयर विद द अमाउंट पेबल टू द एसोसिएट एंटरप्राइज और अमाउंट पेड टू द एसोसिएट एंटरप्राइज, अगेन आर्म्स लेंथ इंटरेस्ट, नॉट योर एक्चुअल इंटरेस्ट। आर्म्स लेंथ इंटरेस्ट इज 4.15 करोड़ एंड देयरफॉर दोनों में से जो भी लोअर है, लोअर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? एज डिसअलाउंस अंडर व्हाट? 94B। इसीलिए यहां पर 94B में डिसअलाउंस कितना होगा? 1.15 करोड़। अब थर्ड पार्ट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कितने पे करोगे आप? सेकेंडरी एडजस्टमेंट आप 1.05 पे करोगे, जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट है उस पे। आपने सामने वाले को कितना एक्स्ट्रा पे किया है? अरे प्राइमरी एडजस्टमेंट जितना होगा उसी पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा ना। प्राइमरी एडजस्टमेंट है आपका 1 करोड़ 5 लाख का, उस पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब होता है? जब प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ क्रॉस होता है और वो पैसा वापस इंडिया में रिपाट्रिएट नहीं होता है। उसके आगे भी बोला गया है, अनलेस एबीसी लिमिटेड ऑप्ट्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन सच इनकम एंड हैज पेड एन एडिशनल टैक्स। हाँ, उसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट से बचना है तो एसएससी को एक चीज करना पड़ेगा, 18% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस भर दो। वन टाइम एडिशनल टैक्स है वो भर दो। अगर वो भर दोगे तो एडिशनल टैक्स भर दोगे तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट से बच जाओगे। तो यहां पर इसलिए ये लाइन डाला गया है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट तब होगा जब एसएससी एडिशनल टैक्स भरने के लिए ऑप्ट नहीं करता है। अगर वो एडिशनल टैक्स भरने के लिए ऑप्ट कर देता है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट से बचने के दो कारण है, या तो पैसा वापस इंडिया में मंगा लो 90 दिन के अंदर। 90 डेज में पैसा वापस, 90 डेज कहां से काउंट होता है वो मैंने आपको बताया क्लास के अंदर, अलग अलग केस में अलग अलग है। कुछ केसेस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से, कुछ केसेस में डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर एक्सेट्रा अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से 90 डेज काउंट होता है। 90 डेज में पैसा इंडिया में मंगवा लो, बच जाएंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। दूसरा है कि आप वन टाइम टैक्स भर दो, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 चीज पूछेगी। पहला कि भाई आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट कितना होगा, जितना भी एक्चुअल आर्म्स लेंथ प्राइस का डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा ऐड बैक। दूसरा, भाई एक्सेस इंटरेस्ट कितना, उसके लिए 94B में जाना पड़ेगा। और तीसरा, भाई सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने पे होगा। तो जितना भी प्राइमरी एडजस्टमेंट है उसी के ऊपर सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है और क्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन वंस अगेन। चलो देखते हैं। एमएनओ एंड पीक्यूआर आर 2 कंट्री एम बेस्ड कंपनीज। यहां पर लिख देता हूं, एक एमएनओ है एक पीक्यूआर है, दोनों बाहर की कंपनी है। कहां की? कंट्री एम बेस्ड कंपनीज है। ठीक है, आर 2 कंट्री एम बेस्ड कंपनीज एंगेज इन ट्रेडिंग of oil seeds. MNO sold oil seeds of value of 1.8 crore during the previous year 21-22। ये previous year 21-22 चल रहा है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। MNO sold oil seeds of value of 1.8 crore during previous year 21-22 to XYZ Limited an Indian company। ये इंडियन कंपनी है यहां पर। ठीक है, इसने 21-22 में इसको क्या बेचा? 1.8 करोड़ का ऑयल सीड्स बेचा है। कैसे बेचा? कैसे बेचा बराबर से देखना, बहुत ज्यादा कैसे बेचा वो इंपॉर्टेंट है। 1.8 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस 21-22 टू XYZ इंडियन कंपनी थ्रू एन एजेंट इन दिल्ली हु सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली फॉर MNO लिमिटेड, MNO INC हु सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली फॉर MNO। तो अब अगर इंडिया में एक एजेंट है जो मेनली आपके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, मेनली आपके लिए क्या करता है? ऑर्डर सिक्योर करता है, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि इस एजेंट, इस नॉन रेसिडेंट एसएससी का इंडिया में क्या है? बिजनेस कनेक्शन है सेक्शन 911 के अंदर, और इसकी इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी? डीम टू अक्रूअलाइज हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बराबर, अगर एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में अगर एक एजेंट है, डिपेंडेंट एजेंट, इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं, और वो इसके बिहाफ पे इंडिया में मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है या गुड्स की डिलीवरी करता है, तो वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा और उसको इंडिया में टैक्स लग जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि MNO की इनकम तो भाई लग कर रहेगी इंडिया में। सर 1.8 करोड़ है तो भी, हाँ 1.8 करोड़ हो या 18 लाख हो या 1800 करोड़ हो या 10,000 हो या 20,000 हो या 2,000 हो, MNO की इनकम तो इंडिया में टैक्स लग कर रहेगी। अब दूसरे PQR के बारे में बात करते हैं। असली गेम PQR को अलग कलर से अंडरलाइन करता हूं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। PQR ऑल्सो सोल्ड ऑयल सीड्स ऑफ 2.1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022 टू XYZ लिमिटेड थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंट कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस इन मुंबई।
The independent agent in Mumbai renders services to many other oil seeds trading companies which are not related to PQR in any manner. Both MNO and PQR do not have PE in India. India में PE नहीं है. Examine the taxability of income earned by MNO and PQR from their sale transaction with XYZ based on the provisions contained in section 9(1). Ignore DTAA if any. तो यहां पर तो मैंने MNO का तो बता दिया, MNO की इनकम इंडिया में अक्रू होगी क्योंकि MNO का इंडिया में एक एजेंट है. अब क्या PQR का होगा? अगर आप प्लेन रीडिंग करोगे ना और अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना आपके पास, तो आप बोलोगे PQR की इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हो सकती है. मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों बोलोगे. ऐसा इसलिए बोलोगे क्योंकि PQR इंडिया में गुड्स बेच रहा है थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंट, और अगर इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू गुड्स बेचोगे ना तो इंडिया में इनकम डीम टू अक्रूअराइज नहीं होती है. ठीक है, ऐसा आप कहां से पढ़ के बोलोगे मालूम? मैं बताता हूं आपको, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोविजन बताता हूं. मुझे प्रोविजन ढूंढने के लिए 2 मिनट दो बस. हाँ, तो अब आप यहां देखकर बोलोगे कि बिजनेस कनेक्शन में क्या आता है, जो भी मैंने आपको बताया. आप यहां गलती करोगे इस क्वेश्चन के अंदर. कौन से क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें ये गलती हो सकती है आपसे कि भाई ये बंदा सिक्योर करता है ऑर्डर मेनली एंड होल्डली, तो सर ये नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो गया, और सर ये एजेंट इंडिपेंडेंट एजेंट अगर है तो बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगा. ठीक है, अब जो सेकंड PQR कंपनी ना वो इंडिया में गुड्स बेच रही है, किसके थ्रू बेच रही है? किसके थ्रू बेच रही है? एक इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू बेच रही है, तो यहां पर बिजनेस कनेक्शन नहीं हो सकता है. बराबर. तो 99% लोग यही आंसर लिख के आ जाएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू गुड्स बेच रही है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं हो सकता है. लेकिन मैं बोलूंगा अब ये भी बिजनेस कनेक्शन होगा. कैसे पता है? ये पेज के थ्रू नहीं होगा, इस पेज पर बिजनेस कनेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इस पेज पर अगर बिजनेस कनेक्शन करवाना है तो इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं चलेगा, डिपेंडेंट एजेंट चाहिए. तो फिर कैसे होगा? यहां पर होगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. कैसे सर? चेक करो, चेक करो. फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर दिस पर्पस शैल मीन क्या? ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, सर्विस और प्रॉपर्टी. सर्विस प्रॉपर्टी छोड़ो, यहां पर गुड्स की बात चल रही है. तो ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स. अरे यार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है घड़ी घड़ी? ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स carried out by non-resident, that is PQR, with any person in India, that is agent, including provision of download, etc. If the aggregate payment arising from such transaction during the previous year exceeds 2 crore rupees, क्या यहां पर 2 करोड़ रुपया क्रॉस हो रहा है? क्या ये अब जो ट्रांजेक्शन PQR कर रहा है वो ट्रांजेक्शन इन गुड्स है? क्या इट इज कैरिड आउट विथ एनी पर्सन इन इंडिया? Is the aggregate payment of transaction exceeding 2 crore rupees? Therefore, as per rule 11 UD, even this transaction will be subject to. क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने कितना इंटेलिजेंटली, जहां डिपेंडेंट एजेंट है ना, कहां? जहां डिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है, वहां इंस्टीट्यूट ने 2 करोड़ से कम का ट्रांजेक्शन वैल्यू रखा है, और जहां इंडिपेंडेंट एजेंट है ना वहां इंस्टीट्यूट ने 2 करोड़ से ज्यादा का, क्योंकि जहां डिपेंडेंट एजेंट है ना उसके लिए थ्रेशोल्ड का कोई लिमिट नहीं है, और जहां इंडिपेंडेंट एजेंट है ना वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड में आ जाएगा, और यहां पर देखो 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन है. एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर ए. मैं इसका सोल्यूशन भी पूरा पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के साथ एक बार. इनकम ऑफ MNO वुड बी एट्रिब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया बाय इट्स एजेंट इन दिल्ली in respect of sale transaction with XYZ in this case would be deemed to accrue or rise in India in the hands of MNO and be chargeable to tax in its hands, and the income of PQR INC attributable to the sale transaction with XYZ would be deemed to accrue or rise in India in the hands of PQR INC and chargeable to tax in its hands. तो आपको यहाँ पर ICI रीजनिंग नहीं देता है, सिर्फ बोलता है कि दोनों केस में it is chargeable to tax in India. I hope it is clear to all of you the logic of this particular MCQ. ठीक है, तो मैं बढ़ रहा हूं अपने आखिरी एमसीक्यू की तरफ, और जो बहुत ही जबरदस्त किस्म का एमसीक्यू बनाया इंस्टीट्यूट ने. जबरदस्त एमसीक्यू, ये आखिरी एमसीक्यू भी बाप है सबका. पहले पढ़ लेता हूं. मिस्टर राज एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हूं मैंने, वो आप समझने के लिए पढ़ सकते हो. ठीक है, मिस्टर राज इज एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन कंट्री टी फॉर 10 years. His brother Mr. Rahul also left India 10 years before and settled in country Q. He has become a citizen of country Q. Prior to that, they have always been in India since birth. Their parents were also born in India. Both of them came on a visit to India during the entire month of June, July and August. Up to the last year. Last year मतलब that is up to 2020-21. ठीक है, लास्ट ईयर तक हर महीने, हर साल 3 महीने आते थे, जून जुलाई अगस्त में. बारिश, शायद बारिश का मजा लेने. Both brothers decided to start a business in India and hence visited India. Visit किया India. Visit. For setting up the business on 1st of December 2021. The income of Mr. Raj and Mr. Rahul is 20 lakhs. Out of which income from foreign sources is 5.5 lakhs for Mr. Raj and 4.5 lakhs for Mr. Rahul. Intelligent question. They left India for the respective countries only on 3rd April 2022. What is the residential status? And the answer is C. Rahul is resident
एंड राज इज नॉन रेसिडेंट, उसमें भी राहुल इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी। अब मैं दोनों का स्टेटस आपको बताता हूं क्यों, ठीक है। रीजनिंग बताता हूं मैं, रीजनिंग में बताता हूं। राहुल इज व्हाट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड राज इज नॉन रेसिडेंट। तो पहले मैं राज के बारे में बात करता हूं। राज नॉन रेसिडेंट क्यों है? राज इंडियन सिटीजन है, ही हैज कम टू इंडिया फॉर अ विजिट। इंडिया में क्यों आया है? वो विजिट के लिए आया है। अभी अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आता है तो पता है उसको 182 डेज वाला एक्सेप्शन मिलता है। उसके लिए 60 प्लस 365 डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल। इफ एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट, then for him 60 plus 365 days is not applicable. For him only one condition is applicable, that is 182 days इंडिया में रहना पड़ेगा करंट प्रीवियस ईयर में। क्या राज इंडिया में 182 डेज के लिए रह रहा है? द आंसर इज नो। राज इंडिया में 182 डेज नहीं रह रहा है, क्योंकि राज इंडिया में कब आया? 1 दिसंबर 2021 को आया, और 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अगर आप काउंट करो, दिसंबर के 31 डेज, जैन के 31 डेज, फेब के 28 डेज और मार्च के 31, तो टोटल 121 डेज होता है इंडिया में। तो मिस्टर राज इज नॉन रेसिडेंट। सर मिस्टर राज वो नए अमेंडमेंट में नहीं आएगा? नए अमेंडमेंट में कौन सा नया अमेंडमेंट? ठीक है सर, वो नया अमेंडमेंट है ना, अगर कोई बंदा इंडिया का सिटीजन है और इंडिया में विजिट के लिए आता है और 120 डेज से लेकर 181 डेज के लिए रहता है, याद है? उसमें भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? मैं बताता हूं। मिस्टर राज इंडियन सिटीजन है, क्या इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है? आ रहा है। क्या 120 डेज से लेकर 181 डेज के बीच में रह रहा है? रह रहा है। लेकिन उसकी इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपए से कम है, चेक करो, वहां पर वो बच जाएगा, क्योंकि मिस्टर राज की टोटल इनकम 20 लाख है, उसमें से 5.5 लाख फॉरेन सोर्सेस की इनकम है। तो मिस्टर राज की इंडियन सोर्स की इनकम भी तो 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तब वो प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो मिस्टर राज उधर भी बच जाएगा, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि मिस्टर राज की टोटल इनकम 20 लाख है, उसमें से फॉरेन सोर्सेस निकालो, वो कंसिडर नहीं करना होता है, वो 5.5 लाख है। तो इंडियन सोर्सेस की इनकम सिर्फ 14.5 लाख है, इसलिए मिस्टर राज वहां पर भी बच गया। वो नया अमेंडमेंट जो FA20 में आया था ना, वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मिस्टर राज इज नॉन रेसिडेंट। नाउ मिस्टर राहुल, व्हाई इज ही रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट? क्योंकि वो क्लासिक केस है, ठीक है। मैं बताता हूं आपको किसका, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, घाई नहीं करना। क्या मिस्टर राहुल इंडिया का सिटीजन है? इंडिया का सिटीजन, चेक करो। तो मिस्टर राज, मिस्टर राज का तो हो गया, मिस्टर राहुल इंडिया का सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर कहीं लिखा है मिस्टर राहुल हैज अ सिटीजनशिप ऑफ कंट्री क्यू, ठीक है। तो मिस्टर राहुल को देखो, अपना पहले नॉर्मल प्रोविजन में लेते हैं, ठीक है। इंडियन सिटीजन है क्या? वो नहीं है। क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? वो भी नहीं है। सर क्वेश्चन में लिखा है ना, उसके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, वो खुद भी इंडिया में पैदा हुआ, ऐसा कुछ तो लिखा है। अरे माँ बाप इंडिया में पैदा होने से, खुद इंडिया में पैदा होने से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बनते हो, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकालो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बनता है मालूम? इंसान। मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब कब कहलाया जाऊंगा, आपको पता है ये चीज? जब या तो मैं या मेरे माँ बाप या मेरे दादा दादी नाना नानी में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा। इंडिया में नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया में। प्रोविजन जाके पढ़ना। हम में से अगर कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुआ है, तब जाकर, अब यहां पर देखो, मैं इंडिया में पैदा हुआ है, साफ साफ लिखा है, और मेरे माँ बाप भी इंडिया में पैदा हुए, ऐसा लिखा है। अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है बांग्लादेश में पैदा हुए थे या पाकिस्तान में पैदा हुए थे 1935 के अंदर, 1940 में, ऐसा नहीं लिखा है। तो वो जो है ना प्रोविजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनाने वाला, वो बनने के लिए आपको या आपके माँ बाप को या आपके दादा दादी नाना नानी, पैटर्नल मेटरनल दोनों ग्रैंड पेरेंट्स कवर्ड होते हैं। उनमें से किसी को भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा, इसमें से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा नहीं है। ना मैं पैदा हूं, ना मेरे माँ बाप पैदा है, चेक करो क्वेश्चन। देयरफॉर मैं मिस्टर राहुल राइट हैंड साइड पे देखो, मिस्टर राहुल इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर राहुल इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मिस्टर राहुल के लिए जो नया अमेंडमेंट आया ना, वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। साथ साथ में मिस्टर राहुल इंडियन सिटीजन भी नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, तो मिस्टर राहुल के लिए जो बेसिक कंडीशंस है ना रेसिडेंट बनने की, उसमें 182 भी एप्लीकेबल है और 60 प्लस 365 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि वो किसके लिए, सिर्फ 182 किसके लिए एप्लीकेबल है? ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में से एक तो होना मांगता है। मिस्टर राहुल दोनों भी नहीं है, सिटीजन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा नहीं हुआ। देयरफॉर मिस्टर राहुल के लिए आप नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करो। क्या वो करंट ईयर में 182 डेज रह रहा है? नहीं रह रहा है। दिसंबर जैन फेब मार्च 121। क्या वो करंट ईयर में 60 डेज रह रहा है? रह रहा है। 121 डेज रह रहा है। क्या पिछले 4 साल में 365 डेज होता है? होता है। कैसे होता है सर? करंट ईयर में 121 डेज और लास्ट 4 ईयर्स में देखो, वो जून जुलाई अगस्त में कितने दिन होते, काउंट करो। 30 दिन जून के, जुलाई 31, 31 अगस्त 31, तो 92 डेज। पिछले 4 साल से वो 92 डेज इंडिया रहता है। देखो क्वेश्चन में लिखा है, कहां लिखा है सर? जून जुलाई में आते हैं ना हम लोग,
देखो तो कितना होता है मालूम, 368 डेज। तो करंट ईयर में 121, लास्ट 4 साल में 368। इसको नया जो अमेंडमेंट आया ना FY20 में, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बेसिक कंडीशंस में फंस जाएगा। रेजिडेंट बन गया, अभी ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी? नॉट ऑर्डिनरी है सर। काई को सर? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी आप कॉन्फिडेंस से लास्ट 7 ईयर्स में कितने दिन रहेगा रे वो इंडिया में? काउंट करना, लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज रहना पड़ेगा ना उसको, तो काउंट कर हर साल वो कितना दिन रहता है, 92 डेज रहता है खाली। मल्टीप्लाई बाय 7 कर, अगर 92 डेज को 7 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो लास्ट 7 साल में उसका सिर्फ 644 डेज होता है। कंडीशन फुलफिल नहीं होता है ऑर्डिनरी बनाने का, देयरफॉर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इतना भाषण देने के बाद अब पता चला कि मिस्टर राहुल इज रेसिडेंट, मिस्टर राज इज नॉन रेसिडेंट। राहुल रेसिडेंट कैसे बना? राहुल रेसिडेंट बना 60 प्लस 365 वाले क्राइटेरिया में। अमेंडमेंट में क्यों नहीं आता है? क्योंकि सिटीजन भी नहीं है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, नए अमेंडमेंट में नहीं आएगा। और राज नॉन रेसिडेंट कैसे बना? क्योंकि वो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द रीजनिंग ऑफ ऑल द एमसीक्यूज दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड जनरली मेरी आदत होती है कि मैं एमसीक्यूज जो भी आरटीपी आता है, मॉक टेस्ट आता है, मैं कोशिश करता हूं जिस दिन इंस्टीट्यूट ने लाया उसी दिन डाल देता हूं। लेकिन इस बार मुझसे 2 दिन का डिले हो गया। ये सब आया सैटरडे को, जिस दिन मेरा बर्थडे था, और मैं यहाँ मुंबई में नहीं था, मैं घर पर नहीं था। मुझे बहुत दुख हो रहा था बर्थडे के दिन कि यार शिट, यार अगर मेरे को पता होता तो मैं अपना ये हॉलीडे कैंसिल कर देता, क्योंकि मेरे को अपनी ये प्रथा नहीं तोड़नी थी। और मैं था, कहीं तो था, ठीक है, कहाँ था वो जाने दे, कहीं तो था। और मैं इस पर्टिकुलर चीज को उस दिन नहीं कर पाया। आई फेल्ट वेरी रिग्रेट, बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, बट नेवरदलेस इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, एक बार आप लोग ये गो थ्रू कर लो, और एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, उसके बाद में इस पर एक वीडियो बना के लाता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू देम। उसका रीजनिंग मेरे को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा डिटेल सोल्यूशन आईसीआई का यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सब अमेंडमेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। और ये सारे चीज देखने के पहले मैं फिर से कहता हूँ, आप मेरा वो एक्स्ट्रा लेक्चर वाला, एक्स्ट्रा रूल्स वाला वीडियो जरूर देख लेना बेटा। ये पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा रूल्स, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा सर्कुलर्स, ये सारी चीज कवर की है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिस्कशन ऑफ आरटीपी May 22 इज ऑल अबाउट, एंड इट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये आरटीपी देखकर, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे इसमें। और पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था इसमें, दूसरा वाला भी अच्छा था, वो आसान था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन पहला वाला जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी आज कितनी तारीख है बेटा? आज है 7 तारीख, सोमवार का दिन है, 7 मार्च है। और आप लोगों के पास अभी लगभग 2 महीने हैं और 1 हफ्ता है, तो लगभग आप बोलो 9 हफ्ते आपके पास, 9 से 10 हफ्ते। बिलीव मी, अगर आप इन 9 से 10 हफ्तों में अपनी पूरी ताकत लगा दोगे, पूरा एफर्ट डालोगे, थोड़ा स्मार्टली पढ़ोगे और मेहनत के साथ पढ़ोगे, रो रो के नहीं पढ़ोगे, ये बोल के नहीं पढ़ोगे कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसे नहीं। पढ़ना है, मजा आ रहा है पढ़ने, नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, मार्क्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जिंदगी में कुछ करना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ये एटीट्यूड के साथ अगर आप पढ़ो बेटा, तो अभी भी आपके पास काफी समय है। बिलीव, अभी भी अगर आपने, आपका पहला रीड भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना अगर दोनों ग्रुप का, और वो भी बचा हुआ है ना, और अगर आप 15 अगले 15-20 दिन में पहला रीड खत्म कर देते हो, या मार्च एंड तक भी पहला रीड खत्म कर सकते हो, तो आप आराम से अप्रैल में पूरा दोनों ग्रुप रिवाइज कर सकते हो। आपका एटीट्यूड मैटर करता है सीए में, आपका एफर्ट मैटर करता है सीए में, आपकी इंटेलिजेंस बहुत कम मैटर करती है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितना जल्दी कोई भी चीज को क्लिक करवा लेते हो, वो सिर्फ हेल्प होगी, उससे आप सीए नहीं बनोगे। आपको कितना एफर्ट करने की आप में ताकत है, कितना हिम्मत से आप पढ़ाई करते हो, कितनी ताकत से आप पढ़ाई करते हो, कितने घंटे कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ाई करते हो, कितना कम ब्रेक्स लेते हो पढ़ाई करने के बीच में, वो चीज मैटर करता है ना। तो पता चलता है हर 1 घंटे में ब्रेक ले रहे हो, आधे घंटे में ब्रेक ले रहे हो, फोन उठा रहे हो, ये उठा रहे हो, वो उठा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, नहीं चलेगा। खाने बैठ रहे हो, घूमने जा रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, नहीं चलेगा। आप जब बैठ जाते हो सुबह से, फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट बनाया कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पढ़ूंगा, जिसमें 14 घंटे से 1-2 घंटा उसमें ब्रेक हो जाएगा, तो 12 घंटे इफेक्टिवली पढ़ूंगा। तो इस 12 घंटे में आपके सिर्फ 3 से 4 ब्रेक होने चाहिए बस, और कुछ नहीं, वो भी 5-5, 10-10 मिनट के, 15 मिनट, 20 मिनट का लंच ब्रेक, चलो ठीक है। और डिनर तो रात में सब खत्म करने के बाद ही किया करो। सिर्फ आपके 3 से 4 ब्रेक होने चाहिए। सुबह 7 बजे बैठ गए, 10 बजे ब्रेक लेना, 10:15 तक लो, 10:20 को वापस बैठो, फिर 1:30 बजे तक पढ़ो या 1 बजे तक पढ़ो, 15-20 मिनट का लंच करो, वापस से बैठो।
फिर बाद में 4:30 तक बैठो, बीच में अगर 10 मिनट 15 मिनट का पावर नैप लेना है, आंख बंद करके लेट जाओ। उससे बेटर और कोई रिलैक्सेशन का तरीका नहीं होता है दुनिया में। आपको लगता है मोबाइल देख के रिलैक्स हो जाओगे, नहीं हो सकती। आपको लगता है आप दोस्तों से बात करके रिलैक्स हो जाओगे, नहीं हो, दोस्तों से बात करके और टेंशन आएगा लाइफ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्त बोलेगा मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा आरटीपी हो गया, मेरा मॉक टेस्ट हो गया, मैंने इतना रिवाइज कर लिया, कुछ किया नहीं है, फेंकेगा साला। तो दोस्तों से ज्यादा बात मत करो, लिमिट में बात करो। दोस्तों से बात कर रहे हो तो रिफ्रेशमेंट के लिए करो, आप उनसे वो पढ़ाई की डिस्कशन में करते बैठ जाओ वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फेविकॉल लगाकर बैठना है, इनफैक्ट फेविक्विक लगा कर बैठना है, फेविकॉल से भी काम नहीं चलने वाला है। अब तो फेविक्विक लगाने का समय आ चुका है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो जिंदगी में, अगर आप आखिरी समय को ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये आपका आखिरी समय है एग्जाम देने के पहले, फाइनल लैप है, 10-12 लैप की रेस है, आप 10वें लैप तक एकदम फास्ट नंबर 1, लास्ट लैप में आप ढीले पड़ गए, कोई मतलब नहीं आपका, कोई मतलब नहीं है। और फिर आप देखो बेटा, आप जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, और जिस दिन आप वो 2 शब्द देखोगे ना, गोल्डन शब्द, दोनों सेम शब्द होते हैं, 2 गोल्डन शब्द, दोनों सेम। मैं उम्मीद करता हूं दोनों सेम ही आना चाहिए और आपके फेवर में आना चाहिए, पास एंड पास। उससे बेहतर मोमेंट अपनी जिंदगी में आप कभी कभी महसूस नहीं कर पाओगे, कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ये बिलीव मी। लेकिन उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जबरदस्त लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त जबरदस्त लेवल की एफर्ट डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो विद दैट नोट, आई डोंट वांट टू अननेसेसरली एक्सटेंड द लेक्चर फॉर यू, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। किसी भी किस्म का डाउट है आप मुझे पूछो, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की जल्द से जल्द से, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग। और पेपर 6 का भी रिवीजन वीडियोस मैंने आईसीआई मटेरियल से डायरेक्टली अपलोड करना शुरू कर दिया है, एक एक करके मैं एक एक चैप्टर अपलोड करना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना बेटा, ठीक है। और हिम्मत से काम लो, डरो मत। सीए फाइनल में डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको अपने दिल से निकालो, ठीक है। अपने दिल से निकालने की कोशिश करो, इतना आसान नहीं है, बट अगर आप कोशिश करोगे, यहाँ ये डर वाला फैक्टर हमको नहीं चाहिए भाई। देख लेंगे जो एग्जाम है, देख लेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, बाकी भगवान पे छोड़ेंगे, ठीक है। वो एफर्ट से एग्जाम दो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।